बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सच बात में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूँ हुमार सलान। आज के प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और आगाज़ में सबसे पहले JUIFA के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से बात करेंगे, जिन्होंने ये मुतालबा कर दिया है कि गैर जानिबदाराना इंतखाबात कराए जाएँ। मौलाना फजलुर रहमान का ये मुतालबा कितना सूदमंद साबित हो सकता है, कितना हकीकत पर मबनी है, और इस वक्त जो सिनेरियो पाकिस्तान में चल रहा है, सिर्फ पाकिस्तान के मौशी हालात को मद्देनज़र रखते हुए अगर हम ये बात करें तो क्या पाकिस्तान के मौशी हालात इस बात की इजाज़त देते हैं कि मुतालबा जो मौलाना फजलुर रहमान कर रहे हैं उसको तस्लीम किया जाए या नहीं किया जाए? क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान ये कह रहे हैं कि गैर जानिबदाराना इंतखाबात मुनक्किद किए जाएँ। उन्होंने मुल्क की सियासी सूरत हाल का जब जायज़ा लिया या उस पर गौर किया तो उसका नतीजा मौलाना ने इस मुतालबे की सूरत में निकाला। PTI के हवाले से उन्होंने कहा कि हम समझते हैं कि PTI क़यादत में यकसुई की कमी है। मज़ीद भी मौलाना फजलुर रहमान ने जो बातें कही हैं या जो मुतालबात सामने रखे हैं उस पर तो हम बात करेंगे, लेकिन इंतखाबात के हवाले से जो मौलाना ने मुतालबा किया है उसका जवाब देते हुए वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने यह कहा है कि मौलाना फजलुर रहमान बुजुर्ग और काबिल एहतराम सियासतदान हैं। मौलाना को चाहिए कि हुकूमत के बेहतर मुआशी इक़दामात को सराहें, जिनकी वजह से स्टॉक एक्सचेंज आज तारीखी बुलंदी पर है। अता तारड़ साहब जो बात कर रहे हैं उसके हवाले से अगर हम मज़ीद गुफ्तगू करें, क्योंकि मौशी हालात आजकल ज़बान ज़द आम हैं और बजट के आने के बाद जो बहस चल रही है उसको हम अपने मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में भी शामिल करते हैं कि बजट को तस्लीम करना था, नहीं करना था, हुकूमत मुश्किलात का शिकार है, मुल्क को दिवालिया होने से बचाना चाहती है, स्टॉक एक्सचेंज की बेहतरी चाहती है, मौशी हालात की तरफ बेहतरी की जानिब जा रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस हैं जो हुकूमत फेस कर रही है। साथ ही साथ आवाम पर भी उसका बोझ डाला जा रहा है। अब आवाम को भी सब्र से काम लेना है, सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा करना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ये मुतालबा कर रहे हैं आवाम से। एक जानिब तो अता तारड़ साहब ये कह रहे हैं कि स्टॉक एक्सचेंज आज तारीखी बुलंदी पर है, जिसको मुतालबा जो मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है उसके जवाब में उन्होंने कहा है कि मौलाना को चाहिए कि इसको अप्रिशिएट करें। दूसरी जानिब हमारे पास एक रिपोर्ट है जो हम शामिल करेंगे और उसके बाद हम इसी पर मबनी गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे कि वफाकी हुकूमत महंगाई का सालाना हदफ हासिल करने में नाकाम हो गई। माली साल 2023-24 में मुल्क में औसतन महंगाई 23.41% रही, जबकि माली साल 2023-24 के लिए महंगाई का सालाना हदफ 21% मुकर्रर था। अब ये माहाना रिपोर्ट जारी कर दी गई है जिसमें कहा गया है कि जून में माहाना बुनियादों पर महंगाई में 0.46% इजाफा हुआ। इसके हवाले से भी हम ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। कुछ पाकिस्तान के अंदरूनी मौशी हालात जो हैं उनको भी डिस्कस करना इस वक्त ज़रूरी है, और उस पर मौलाना फजलुर रहमान का ये मुतालबा कि गैर जानिबदाराना इंतखाबात कराए जाएँ। इंतखाबात को गुजरे इतना वक्त गुजर चुका है, 4-5 महीने गुजर गए हैं, आज भी मौलाना फजलुर रहमान इस बात को क्यों तस्लीम नहीं करे कि इंतखाबात गुजर चुके हैं। अब हमने मौशी तब्दीली, मौशी बेहतरी के लिए ग्रैंड डायलॉग की जानिब जाना है, जिसकी जानिब तमाम सियासी जमातों को आना है। इस पर गुफ्तगू करते हैं सीनियर तज्ज़ियाकार फैसल इदरीस भट्ट साहब मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। सर, खुशामदीद कहना चाहेंगे। ओवरऑल जो सिनेरियो इस वक्त पाकिस्तान का है, स्पेशली जब हम मौशी हालात को देख रहे हैं, उनकी बेहतरी की जानिब इकदाम भी उठाए जा रहे हैं, हुकूमत भी यही कोशिश कर रही है कि हम मौशी बेहतरी की जानिब आएँ, आवाम से भी सब्र तहम्मुल की गुजारिश की जा रही है। दूसरी जानिब मौलाना फजलुर रहमान का ये मुतालबा, सर कैसे देख रहे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया। तो पहली बात ये है कि मौलाना फजलुर रहमान के इस मुतालबे के हम थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं। पहले मैं आपको एक ये रेलिवेंट बात है, ये आगे जाके कनेक्ट कर जाएगी आपके सवाल के साथ कि पाक PWD एक वफाकी महकमा है जिसे वज़ीर आज़म ने बड़ा सख्त एक्शन लेते हुए ख़त्म करने का ऐलान किया और बड़ी तेज़ी से उसे ख़त्म किया जा रहा है। जिस अता तारड़ की आज आप गुफ्तगू कर रही हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये बताया है कि ये महकमा ख़त्म किया जा रहा है फ़ौरी तौर पे। उस महकमे के ख़त्म होने की बुनियादी वजूहात में जो सबसे बड़ी वजह है वो मौलाना फजलुर रहमान साहब के साहबजादे हैं। मौलाना फजलुर रहमान के साहबजादे जो हैं उनके वो PDM की हुकूमत के दौर में उसके वो हाउसिंग मिनिस्टर थे, और उसमें पहली दफ़ा पाकिस्तान में एक कल्चर ने फ़रोग पाया जिसमें पहले एक्सियन, चीफ
और एसडीओ वगैरह जो हैं वो डेवलपमेंट के कामों में से परसेंटेज लेते थे, यानी कि कमीशन लेते थे। ठीक है। वो उसको सर्विस चार्जेस समझते हैं लोग, हम लोग शायद करप्शन समझें, वो सर्विस चार्जेस समझते हैं। तो उस वक्त ये हुआ कि मिनिस्टर के भी 10% जो हैं वो उसमें से कटौती हो जाती थी। शहबाज शरीफ साहब ने अपने आखिरी अयाम में 51 अरब रुपया शायद लाहौर के लिए दिया था और 150 अरब के करीब तकरीबन डेवलपमेंट के लिए पैसे दिए थे। वो 150 अरब में से आप अंदाज़ा लगा लें तो कुल मिला के कुछ 40% का काम हुआ और 60% जो हैं वो तकसीम कर दिए गए हैं। शहबाज शरीफ अपनी निजी महफिलों में ये बहुत ज़्यादा जिक्र करते थे कि मैं फजलुर रहमान साहब से इंतहाई परेशान था जब भी वो या उनके साहबजादे तशरीफ लाते थे और वो फाइलें मेरे से अप्रूवल के लिए लेके आते थे और मेरे हाथ बंधे हुए थे और मैं अप्रूवल्स दे देता था। उनका मतलब ये था, कहने का, कि उन्होंने मेरी हुकूमत के दौर में, सर ये आप उस दौर की बात कर रहे हैं जब पीडीएम को मौलाना फजलुर रहमान लीड कर रहे हैं? यस, जब पीडीएम के सदर थे। तो जब अदम इत्माद हो गया पीटीआई पे और जो हुकूमत आई उसकी बात कर रहा हूँ। तो शहबाज शरीफ साहब ये कहते थे कि उस वक्त जो हालात थे वो ऐसे थे कि मैं इंतहाई परेशान था और मेरे हाथ बंधे हुए थे, सब कुछ देख रहा था मगर किसी को रोक नहीं पा रहा था। अब अगली बात ये हुई कि फजलुर रहमान जो हैं उसमें अगली दफ़ा ये हुआ कि कुदरती तौर पे शहबाज शरीफ की शायद बद्दुआ लग गई या सुनी गई, वो फजलुर रहमान साहब जो है वो जीते ही नहीं इलेक्शन। जब वो इलेक्शन नहीं जीते तो शहबाज शरीफ साहब वो पीडब्ल्यूडी का महकमा उस दौर की वजह से ख़त्म कर रहे हैं। नंबर एक, ये पीडब्ल्यूडी के लोगों के लिए या आवाम के लिए मैं कहीं इंफॉर्मेशन शेयर करूं। दूसरी बात ये है कि इस वक्त मुल्क जिस चीज़ में हालात हैं, जिन हालात से गुजर रहा है, जिस क्राइसिस से गुजर रहा है, इसमें इस वक्त इस बात का मुतहम्मिल नहीं हो सकता कि दो दो हाथ से करप्शन की जाए। इसकी जड़ें हिल चुकी हैं इस मुल्क की। तो ऐसे किसी शख्सियत की हुकूमत में आने की गुंजाइश नहीं है जो बेदरेग अक्रॉस दी बोर्ड करप्शन पर यकीन रखता हो और जो लोग मतलब मुल्क को पीछे रख के करप्शन को पहले या अपना जो माशी हालत है, अपनी माशी हालत उसको बेहतर करने के लिए काम कर रहे हो। तो इसलिए फजलुर रहमान साहब जिस दिन से इलेक्शन हुए हैं उस दिन से ये बात कर रहे हैं क्योंकि उनको हुकूमत में हिस्सा नहीं मिला। इमरान खान जो बानी पीटीआई थे उन्होंने ये रवायत डाली थी कि फजलुर रहमान को पहली मरतबा उन्होंने हुकूमत से निकाल बाहर किया था। से आपने भी जिक्र किया कि इंतखाबात में मौलाना फजलुर रहमान ये देख चुके हैं कि किस तरह से उनको नाकामी का सामना करना पड़ा, उसके बावजूद भी वो अभी दोबारा इंतखाबात के लिए इंसिस्ट कर रहे हैं। इस बात की कुछ समझ नहीं आ रही, मंतक क्या है इसके पीछे? इसमें मंतक नहीं, इसमें बड़ी सीधी सी बात है। मौलाना फजलुर रहमान ये नहीं समझते कि वो इलेक्शन हार गए, वो समझते हैं उनके साथ धोखा हुआ है। अच्छा। उनका ये ख्याल है कि जो उनके दोस्त थे, अब मैं दोस्तों का नाम तो आपके चैनल पे नहीं ले सकूंगा, जो उनके दोस्त थे उन्होंने उनसे बेवफाई की है और इस वजह से वो इलेक्शन हार गए हैं। वो ये नहीं समझते कि वो मेरिट पे इलेक्शन हारे हैं। दूसरी बात ये कि मौलाना फजलुर रहमान को हुकूमत से बाहर रखने के लिए ये सारे इकदाम किए गए कि उनको इलेक्शन सपोर्ट देकर नहीं जितवाया गया। अब सूरत हाल ये है कि मौलाना फजलुर रहमान जिस दिन से हुकूमत से बाहर हैं उनका ये ख्याल है कि वो हुकूमत का आज हिस्सा बन जाए तो फिर ये इलेक्शन भी लीगल हो गए, फिर ये सारा कुछ लीगल हो गया। हुकूमत का हिस्सा भी नहीं बनते, वो तो कहते हैं कि सदर पाकिस्तान बना दिया जाए। सदर पाकिस्तान बना दें। वो देखें, अब सदर पाकिस्तान से अगर उन्हें सदर पाकिस्तान बना दें तो एक हाउसिंग की मिनिस्ट्री में जितने करोड़ों या अरबों की करप्शन हुई है वो, और वहाँ पे एक उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके ज़बान ज़द-ए-आम है, ये कोई बात छुपी हुई नहीं है। तो मेरा ये ख्याल है पाकिस्तान की माशी हालत पर रहम खाना चाहिए, पाकिस्तान के हालात पर, पाकिस्तान की अवाम पर रहम खाना चाहिए। और जो लोग इस बात पे यकीन रखते हैं कि वो अपनी माशी हालत, पाकिस्तान की बिगड़ती हालत को छोड़कर अपनी माशी हालत बेहतर करें, उनको कुछ थोड़े होश के नाखून लेने चाहिए। और मेरा ख्याल है कि अगर उन्हें हुकूमत में ये दावत दे दें तो फिर ये सारे इलेक्शन भी लीगल हो जाएंगे। आपको याद होगा हमने अपने गुज़श्ता प्रोग्राम में भी ये बात कही थी कि मौशी बेहतरी तभी मुमकिन है जब तमाम सियासी जमातें एक पेज पर हों, या फिर ग्रैंड डायलॉग की हम हमेशा बात करते हैं। ग्रैंड डायलॉग तब तक फ्रूटफुल या कामयाब नहीं हो सकता जब तक तमाम सियासी जमातों के कायदीन एक पेज पर नहीं आएंगे या उस नहज पे नहीं पहुंचेंगे कि हमने इस मुल्क का सोचना है, अपने ज़ाती मफादात को पीछे रखना है, मुल्की मफादात की खातिर हमने इन सब की कुर्बानी दे देनी है।
क्या आपको लगता है कि आने वाले वक्त में हमारे ये सियासतदान एक जगह पर मौजूद होंगे या मुल्क के मफाद की खातिर किसी ग्रैंड डायलॉग के लिए तैयार हो पाएंगे? पहली बात तो ये है कि हमारे मुल्क के जो सियासतदान हैं वो मुल्क की खातिर तो किसी प्लेटफॉर्म पे जमा होने को अपनी इंसल्ट समझते हैं। उनका मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ, तो उनका बीच में कुछ वफादार मुहब्बे वतन भी हैं। तो जो लोग ये समझते हैं कि वो अगर किसी एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे होंगे माशी हालत बेहतर होगी, तो ऐसा नहीं होगा। इधर तुम देखने में ये भी आया है कि एक पार्टी और एक हकूमती अरकान जो हैं वो और हमारी मतलब सिक्योरिटी इदारे, हमारे जो फोर्सेस हैं उनके सरबराहान अपने असर रसूख इस्तेमाल करके दूसरे ममालिक से पाकिस्तान के लिए इमदाद मांग रहे हैं, उनको कन्विंस कर रहे हैं सरमायाकारी पर। एक मखसूस जमात जो है वो उनके इस प्लान को चौपट करने के लिए दिन रात काम कर रही है। और अगर वो जमात दिन रात उस प्लान को चौपट करने के लिए काम कर रही है, तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की अवाम और पाकिस्तान के साथ ये गद्दारी के ज़िम्रे में आता है। तो आप किस तरह समझेंगे या हमारे नाज़रीन कैसे समझते हैं कि सियासी लोग जो हैं वो मुल्क की खातिर, अवाम की खातिर एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हो जाएं? ये जिस दिन ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में एक टेबल पे बैठते हैं, ये जिस दिन मतलब ग्रैंड डायलॉग का इनकाद करते हैं, उस दिन उसके पीछे दीवार के या पर्दे के पीछे इनके कोई अपना ज़ाती एजेंडा छुपा होता है। अभी हुकूमत को अगर आप काम नहीं करने देंगे तो आप अंदाज़ा लगा लें कि हम कितनी माशी जो है वो इस्तेकाम आएगा या माशी तौर पे हम मज़ीद तजल्जुल की तरफ जाएंगे और ख़राब होंगे। तो क्या सर ये सियासतदान नहीं ये बात सोच रहे कि हमने माशी बहाली की जानिब जाना है? क्योंकि इसमें एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी, जमात इस्लामी की जानिब से भी महंगाई के ख़िलाफ़ एहतजाज की कॉल दे दी गई है। जब ये एहतजाज होते हैं, ये धरने होते हैं, हम सब बेहतर जानते हैं कि तिजारत का पहिया जाम हो जाता है, मुल्क फिर पीछे चला जाता है। अगर हम ये एहतजाज, ये धरना कल्चर इससे ही बाहर नहीं निकलेंगे तो फिर माशी बहाली कैसे आएगी? मेरा ये ख्याल है कि जमात इस्लामी के नए अमीर जो हैं उन्हें कराची में रहकर इतने उन्होंने एहतजाज किए हैं अपनी लाइफ में, अपनी सियासी लाइफ में उन्होंने इतने एहतजाज किए हैं कि अभी उन्होंने सोचा कि किस पे एहतजाज करें, तो महंगाई पे उन्होंने सोचा कर लेते हैं। मैं ये मानता हूँ कि महंगाई हर पाकिस्तानी के लिए एक बड़ा मसला है, इसको जस्टिफाई किया जा सकता है। महंगाई पे एहतजाज करना, इसको जस्टिफाई किया जा सकता है कि अवाम की खातिर चलें, अवाम की किसी ने तो आवाज़ उठानी है। अब अगर कोई ये कहे कि मैं असम्बली या पार्लियामेंट से या हुकूमत से बाहर हूँ और ये इंतखाबात ही कालदम करार दिए जाएं और नए करवाए जाएं, तो ये बात तो किसी सूरत समझ में नहीं आती। क्योंकि ऑलरेडी मुल्क मौशी बहरान का शिकार है, मौशी बहाली की जानिब इक़दामात किए जा रहे हैं, हुकूमत भी इस वक्त मुश्किल का शिकार है। तो फिर सियासतदान क्या सोच रहे हैं? ग्रेटर डायलॉग कामयाब हो सकेगा, नहीं हो सकेगा, इस जानिब आएंगे और मौशी तब्दीलियों के लिए क्या क्या इक़दामात ज़रूरी हैं, बजट के हवाले से भी बात होगी। हमारे साथ हमारे दीगर मेहमान भी मौजूद होंगे, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। एक जानिब जहां बजट पर बहस जारी है कि ये मुआशी बहाली के लिए कितना सूदमंद साबित होगा, क्योंकि बार बार यही की जा रही है कि बजट महंगाई से भरपूर है और ये बदतरीन बजट है। ऐसा कहना है शाहिद खाकान अब्बासी साहब का कि पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन बजट इस मरतबा पेश किया गया है। दूसरी जानिब मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से हम बात कर रहे हैं, वो री इलेक्शन की बात कर रहे हैं, दोबारा गैर जानिबदाराना इंतखाबात कराए जाएँ। तीसरी जानिब जमात इस्लामी धरना देने की बात कर रही है। मुल्क किस जानिब जा रहा है? एक बात हम जब भी कहते हैं कि ग्रेटर डायलॉग ही कामयाबी का वाहिद रास्ता है, जब तक तमाम सियासी जमातें मुज़ाकरात नहीं करेंगी, ग्रेटर डायलॉग की जानिब नहीं आएंगी, तब तक मौशी बेहतरी नहीं आ सकती। दूसरी जानिब ये हालात क्या इंडिकेट कर रहे हैं, इसी पर हम अपनी गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। स्टूडियोज़ में मेरे साथ सीनियर एनालिस्ट सज्जाद तरीन साहब मौजूद है। सज्जाद तरीन साहब, खुशामदीद कहना चाहेंगे। सर, आपके आने से पहले भी हम यही गुफ्तगू कर रहे थे कि एक जानिब जहां मौशी तरक्की की हम बात कर रहे हैं, मौशी बहाली की बात कर रहे हैं, महंगाई बम की बात कर रहे हैं, बजट को डिस्कस करें, वहीं अगर सियासी जमातों के कायदीन ये बातें करेंगे कि हम धरना देंगे या फिर इलेक्शन दोबारा कराए जाएं, आगे की जानिब क्यों नहीं हम सोच रहे हैं? हम पिछली बातों को ही क्यों दोहराए जा रहे हैं? देखें, मैं आपको अर्ज़ करूं, पाकिस्तान को जो दरपेश मसाइल हैं,
इन मसाइल में अगर तो इलेक्शन नया हल है कि भाई आज इलेक्शन कराएं और कल ये सारे मसाइल हल हो जाएंगे, दूध और शहद की नहरें पाकिस्तान में बहना शुरू हो जाएंगी, गुर्बत ख़त्म हो जाएगी, बेरोज़गारी ख़त्म हो जाएगी, एजुकेशन बेहतर हो जाएगी, सेहत बेहतर हो जाएगी, रेलवे का निज़ाम बेहतर हो जाएगा, वापडा का निज़ाम बेहतर हो जाएगा, तो मैं समझता हूँ फिर तो इलेक्शन कराने चाहिए। इलेक्शन कराने के लिए अगर फाइनेंसेस मौजूद हैं हमारे मैं सुने ना बात, अगर तो फिर तो इलेक्शन हो सकते हैं। अगर मामला अगर तो इलेक्शन ये है कि जी हम बाहर हैं कि बाउंड्री से बाहर बैठेंगे और हमें भी अपना हिस्सा दो, तो ऐसे तो नहीं हो सकता ना। ये कौम के साथ मजाक है क्या? करोड़ों रुपए नहीं अरबों रुपए खर्च होते हैं इलेक्शन पर। ये को मजाक बना दिया कि आप जो इलेक्शन, जब आप हार जाएं आप कहें इलेक्शन जी इलेक्शन करा दें। भाई अगर आपने इतने ही काम किए होते, आपने इतने ही को बेहतरी की होती अपने अपने हलकों में, तो आपको अवाम मुंतखब करती। आपके हलके की अवाम ने आपको उठा के बाहर फेंक दिया है, तो आप अपनी अवाम का फैसला कबूल करें। ये 5 साल के लिए पार्लियामेंट आई है, ये को मजाक बना हुआ है कि जो बाहर होती है पार्टी कहती है जी इलेक्शन करें। तो मैं समझता हूँ ये इलेक्शन का जो मुतालबा है इसकी तो कोई वो नहीं है, जरूरत नहीं है। ये अब अपनी जो उनकी खत्म होती दम तोड़ती सियासत है वो उसको जिंदा करने के लिए ये बात कर रहे हैं। जहां तक बजट की बात बैकएंड पे कोई और मुतालबा भी हो सकता है मौलाना फजलुर रहमान का? देखिए मौलाना फजलुर रहमान का मुतालबा क्या हो सकता है। मौलाना फजलुर रहमान को मैं एमआरडी के ज़माने से जानता हूँ। जब एमआरडी में वो आए, नवाबजादा नसरुल्लाह खान और बेगम भुट्टो के साथ आए, तो उस वक्त वो अपोजिशन की सियासत बहुत अच्छी करते हैं। उनके अकीदतमंद हैं, बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं जो जलसों जुलूसों में भी आ जाते हैं। लेकिन इस तरह नहीं होता कि पाकिस्तान को देखें, पाकिस्तान को ख्वाहिशों पे नहीं चलाया जा सकता कि मेरी ख्वाहिश ये है जी कि आप इलेक्शन करें। पाकिस्तान को एक आइन के मुताबिक, पाकिस्तान के बानियान जो थे, जिन्होंने आइन के बानियान थे, जिन्होंने आइन बनाया है, वो आइन इसलिए नहीं बनाया कि ये ख्वाहिशें ऊपर आ जाएं। पाकिस्तान को आइन के मुताबिक चलाना है, तो आइन में कोई गुंजाइश नहीं है कि कोई इलेक्शन, क्यों इलेक्शन कराए जाए। कौन सा ऐसा मसला हो गया है सिर्फ चंद लोगों को इक्तदार में लाने के लिए, ये चंद लोगों को हुकूमत में लाने के इलेक्शन कराए जाए? तो ये बिल्कुल नहीं होगा। बजट की जो आपने बात की, मैं समझता हूँ बजट जो है वो वाकई एक मुश्किल बजट है। मैं पहले भी कई दफा आपके प्रोग्राम में ये कह चुका हूं कि जब आपको आईएमएफ के फ्रेमवर्क में बजट बनाना है, तो फिर आप कैसे ये कह सकते हैं कि जी कोई बेहतर बजट बनाया जाए। और फिर बदकिस्मती ये है, ये 400 लोग हैं पार्लियामेंट में बैठे हुए, इनमें कोई ऐसा आदमी नहीं है जिसको वजीर खजाना बनाया जाए। मैं समझता हूँ जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ज़माने में डॉक्टर मुबशर हसन जो थे, उनके इब्तदाई 2 बजट जो थे वो बहुत ज़बरदस्त बजट थे, बगैर आईएमएफ के थे। उसके बाद जितने बजट आए हैं वो आईएमएफ के उस पर आए हैं, और अब आईएमएफ का फ्रेमवर्क उन्होंने टाइट कर दिया है और मुख्तलिफ मुतालबात वो कह रहे हैं जी आप करें। हमने वो मुतालबात मानने हैं, चाहे कोई आ जाए, कोई प्राइम मिनिस्टर आ जाए, कोई पार्टी आ जाए। ये आप मियां शहबाज शरीफ, मुस्लिम लीग नून या किसी एक को इल्जाम नहीं दे सकते। सर फिर तो नहीं मैटर करता ना, कोई भी वजीर खजाना है, हमने तो आईएमएफ डिक्टेटेड बजट पेश करना था, वो कर दिया। जी हमारी मजबूरी है ना जी, हमारी मजबूरी है। हम कहाँ से ये मुल्क चलाएं? हमने मुल्क चलाना है, हमने इदारे चलाने हैं। अगर हम हाथ पे हाथ रख के बैठे रहें तो हमारा हाल श्रीलंका जैसा हो जाएगा। आप इस बात से एग्री करते हैं हुकूमत वाकई मजबूर है? हुकूमत इसलिए मजबूर है कि माशी हालत जो है हमारी बड़ी अबतर है। हमारे पास हुकूमत के साथ साथ आप देखें ना कि दूसरे इदारे भी हुकूमत को सपोर्ट कर रहे हैं। SIFC बना, उसमें सरमायाकारी की कोशिश की जा रही है। 1 विंडो ऑपरेशन का इनकाद किया गया। बांग्लादेश में इसी तरह ही तरक्की हुई है। उधर आप इंडस्ट्री अगर लगाने जाएंगे तो आपको फैसिलिटेट करेंगे वो लोग, और आप होटल में जाके ठहरेंगे 5 स्टार होटल में, और लोग जिस महकमे से NOC चाहिए, जिस से अप्रूवल चाहिए, परमिशन चाहिए, वो आपको होटल में आके वो अप्रूवल और NOCs मिलेंगे। ये हमारे हमसाया मुल्क दिल्ली में भी ऐसे ही है, जहाँ पे अरविंद केजरीवाल की हुकूमत है कि वहाँ पे सरकारी अफसर आपके घर जाके आपको अपडेट करेगा। तो सूरत हाल ये है कि अगर मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए अगर नए इलेक्शन होने हैं तो मौलाना फजलुर रहमान ने वो जीत जाने हैं, और फिर जीत के उन्होंने गैर मुल्की सरमायाकारी करवा लेनी है तो फौरन कल ही करवा देने चाहिए इलेक्शन। अगर उन्होंने फिर इलेक्शन नहीं जीतना किसी सपोर्ट के बगैर, और फिर वो अगर दोबारा ये समझते हैं कि यही चूचू का मुरब्बा रहना है, तो फिर मेरा ख्याल यही इलेक्शन ठीक है, नहीं टाइम दिया जाए। बिल्कुल ऐसे ही है सर, आपकी बात को कंटिन्यू कर रहे हैं। सीनियर एनालिस्ट नवीद चौधरी साहब भी हमारे साथ मौजूद है। नवीद चौधरी साहब, आपको भी सर खुशामदीद कहना चाहेंगे। ओवरऑल जो हमारी डिस्कशन हो रही है वो यही है कि तब तक मौशी बेहतरी नहीं आ सकती, मौशी इस्तेहकाम नहीं आ सकता मुल्क में जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा। सर हमें वो फार्मूला बता दीजिए, वो ऑप्शन बता दीजिए, वो प्लानिंग बता दीजिए कि जिसके तहत मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आ सकता है। बहुत शुक्रिया। देखिए सियासी इस्तेहकाम इस तरीके से मुल्क में आता रहा है और आना चाहिए, वो सारे जो
ज़वाबित थे या जो तारीख थी वो दोहराई नहीं गई, जिसके नतीजे में अदम इस्तेहकाम बढ़ता जा रहा है। ठीक। और इसमें होना तो ये चाहिए था आइडियली कि चूंकि ये सारे का सारा जो खेड़ा है ये एस्टेब्लिशमेंट ने पैदा किया, इससे पहले भी और अब भी, तो उन्हीं को इसमें लीड करना चाहिए था मामला को सेटल कराने के लिए। तो ये देखा जा रहा है कि उन्होंने उस तरीके के साथ इसको हैंडल करने की कोशिश नहीं की। मसलन वो ये तो कह देते हैं कि डिजिटल दहशतगर्दी हो रही है, भाई जो पाकिस्तान के अंदर बैठ के जो लोग इस वक्त इस तरह के वीला कर रहे हैं और एक गैर यकीनी की जो फजा है उसको वो बढ़ावा दे रहे हैं, उनको कौन पकड़ता है? अच्छा, मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया में क्या कुछ नहीं हो रहा, वहां किसी ने कंट्रोल करना है। जुडिशरी को आप देखें कि सुप्रीम कोर्ट जाने वाले जो जज साहब थे वो खड़े होके वकला के फंक्शन में तकरीर कर रहे हैं पूरी की पूरी फौज के खिलाफ, के खिलाफ। शौकत अली सिद्दीकी साहब का जो गिला था वो एक वाकई का राज था, बाद में वो साबित भी हुआ और वो बाद रिटायरमेंट ही स्टेट भी हुए। मामला ये है कि यहाँ पर एस्टेब्लिशमेंट ने कुछ नरमी जरूरत से नवीद चौधरी साहब, इस बहस को अगर हम एक साइड पे रखें, सिर्फ मौलाना फजलुर रहमान के मुतालबे को सामने रखें, सर आपको लगता है वो हकीकत पर मबनी है? देखिए, हमारे सामने जो इलेक्शन है हम चलते इसके छोड़ देते हैं, हम आते हैं पोस्ट मुशर्रफ, जब मुशर्रफ साहब के दौर से आ जाए, बल्कि ना 2002 का इलेक्शन माना गया, 2008 का इलेक्शन माना गया, 2013 के इलेक्शन में वो जो धरना 126 दिन का आपको याद है ना? जी जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। फिर 2018 में जो कुछ हुआ, आपने मैंने हमारे जो पार्टिसिपेंट है प्रोग्राम के सबने देखा, बिल्कुल सबके सामने हुआ। 2024 आ गए, तो इसमें इतने बड़े कौन है? कल को आप जब एस्टेब्लिशमेंट ने गोद लिया हुआ था इमरान खान साहब को, तो बड़ा जबरदस्त काम, आर्मी चीफ कौम का बाप होता था, ठीक है ना? खोसा और गुलजार साहब और साकिब निसार जैसे जज जो थे वो एक अजीम, उनको जजेस कहा जाता था, इनसे बड़ा इंसाफ करने वाला कोई नहीं। और जनरल फैज हुकूमत चलाते थे इस अंदाज में कि एक एक चीज उनके पास जाती थी, हमें आपको सबको पता है, इसमें कोई बात नहीं है। आसिफ गफूर साहब ने मीडिया का मासूम संभाला हुआ था, यानी कि मुखालफाना बात करने की सजा थी वगैरह। मुस्बत खबर का तो उन्होंने 6 महीने का कह दिया। नवीद चौधरी साहब, आपकी जानिब दोबारा आते हैं सजाद तरीन साहब, बात वहीं पे आती है, मौशी इस्तेहकाम तब तक नहीं आएगा जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। सर आपकी नज़र में क्या वो फार्मूला है कि जिससे तमाम सियासी जमातों के कायदीन मिल बैठेंगे और सियासी इस्तेहकाम लाने पर मजबूर हो जाएंगे? देखें, ऐसा हो नहीं सकता। उसकी बुनियादी वजह यह है कि पाकिस्तान का जो मुआशी निज़ाम है ना, वो बहुत क्राइसिस का शिकार है। मुआशी निज़ाम बेहतर नहीं है। पॉलिटिकल पार्टियाँ जो हैं वो अपने अपने मफादात, और बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियाँ ऐसी हैं जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहता, और उनके लीडर साहिबान जो हैं वो किसी और एजेंडे पर हैं, वो पाकिस्तान के एजेंडे पर नहीं हैं। देखिए, अगर आपने पाकिस्तान में सियासत करनी है और मुल्क के लिए सियासत करनी है, अवाम के लिए सियासत करनी है, तो मैं आपको माजी की एक मिसाल देता हूँ। जिन लोगों ने ये कहा था कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को कोहाला के पुल पर फांसी दी जाए, मुतालबे किए थे, बेगम भुट्टो ने ज़िया-उल हक के खिलाफ जब MRD का इत्तेहाद बनाया तो उन सब लोगों को अपने साथ शामिल किया कि अवाम के लिए जमहूरियत मुल्क में बहाल की जाए। ये नहीं होता कि आप बाहर बैठ के और गैर मुल्की एजेंडे जो हैं उन पर आप काम करें। पाकिस्तान हमारा मुल्क है। ये जो बड़े बड़े सरमायादार और बड़े बड़े आपको सियासतदान और ये बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स और ये ताकतवर इदारों के जो लोग आपको नजर आ रहे हैं, इन्होंने तो बैग उठाना है, किसी का लंदन घर है, किसी का फ्रांस है, किसी का फ्रांस है। आज आपको लगता है किसी सियासतदान में इतना पोटेंशियल है कि वो इस प्रेसिडेंसी के ऊपर अमल दरामद कर लें? देखें, मैं ये समझता हूँ आज भी अगर सियासतदानों के हाल पर छोड़ दिया जाए और उनके कंधों पर हाथ ना रखा जाए, तो सियासतदान जो हैं, जो लीडरशिप है, वो मुल्क को क्राइसिस से निकाल सकती है, वो सियासी बहरान से भी निकाल सकती है। ये मिल बैठकर आप बस में बातचीत भी कर सकते हैं। देखें, आप मुझे बताएं, जब जंगें होती हैं उनका भी हल जो है ना वो टेबल पे बैठ के मुज़ाकरात के जरिए होता है। ऐसा नहीं होता कि जंगों में जो है ना, और बल्कि मतलब हिटलर ने ये कहा है और बहुत सारे लोगों ने कि जंग जैसी चीज़ भी जो है वो जर्नैलों पर नहीं छोड़ी जा सकती। तो जंग के बाद भी मुज़ाकरात से मसाइल हल होते हैं। तो मुज़ाकरात के अलावा अगर कोई और रास्ता है तो आप मुझे बताएं कि कोई और रास्ता है कि जी हम वो रास्ता अख्तियार कर लेते हैं तो उस पर चले जाते हैं। तो तमाम लोगों को मुज़ाकरात पे आना पड़ेगा, मुज़ाकरात पे आएंगे, मुज़ाकरात पे आके बैठेंगे। देखें, बात ये है कि ये जो जाती उनकी अना है ना, आप हमेशा बड़ी पॉजिटिविटी की बात करते हैं। आपने मेरे गुज़श्ता प्रोग्राम में कहा था कि बजट भी अप्रूव होगा और अब देखें कि हो गया।
क्या ये सियासी जमातें ग्रेटर डायलॉग की जानिब आएंगी? सर ये बता दें। देखें, मैं ये समझता हूँ इनको आना पड़ेगा। ये आज नहीं, 2 माह बाद, 4 माह बाद, 6 माह बाद इनको आना पड़ेगा और बैठ के बात करनी पड़ेगी। अगर किसी को कोई इलेक्शन के अमल पर एतराज़ है ना, तो बैठ के, वो पार्लियामेंट में मौजूद है ना सारी पार्टियां, वो बैठ के बताएं जी कि इलेक्शन को शफाफ बनाने के लिए हमारे पास ये तजावीज़ हैं, इन पर अमल किया जाए, या ये सिफारिशात हैं, उसके तहत किया जाए। पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे। नाज़रीन, अभी हमें एक ब्रेक की जानिब बढ़ने का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं, डिस्कशन को कंटिन्यू। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। ब्रेक पे जाने से पहले जो डिस्कशन हो रही थी उसी को कंटिन्यू करेंगे। फैसल साहब, जहां हम सियासी इस्तेहकाम लाने की बात करें, वहीं अवाम इस वक्त सरापा एहतजाज है, महंगाई का तूफान सामने नज़र आ रहा है और मज़ीद इसमें बढ़ने के भी चांसेस हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं कि इस बजट में आवाम के लिए बहुत सारे रिलीफ पैकेजेस हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आने वाले वक्त में आवाम के रिलीफ का सबब बनेंगी। आवाम को सब्र और तहम्मुल से काम लेना है, लेकिन महंगाई जिस तरीके से बढ़ रही है, मुझे नहीं लगता कि हम सब्र दिखा पाएंगे। अब तो सब्र भी, बर्दाश्त और सब्री जैसे अल्फाज जो हैं ये भी यकीनन माफ़ी मांग रहे हैं कि अब हमारी भी बस हो गई, अब हम भी थक गए। ये दिन ब दिन महंगाई में जिस तरीके से इजाफा हो रहा है, क्या ये यूं ही बढ़ता जाएगा या ये कभी थमेगा भी? महंगाई में जो मेजर इजाफा है ना जी, वो है एक तो बिजली जो लोगों को मार रही है, और दूसरा जो पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ। ये IMF की वजह से ये करना पड़ना है। और मेरी इतलात ये हैं कि हुकूमत पाकिस्तान 1 साल के अंदर अंदर पूरे पाकिस्तान को, एवरेज बात कर रहा हूँ या जनरल बात कर रहा हूँ, पूरे ये इरादा रखती है कि वो उन्हें सोलर पे शिफ्ट कर दे। ये जो वापडा वाले हैं ना, ये आपके दरवाजे खटखटा के आपसे पूछा करेंगे कि आपने बिजली का मीटर लगवाना है कि नहीं लगवाना। अच्छा। मेरा ये ख्याल है कि अगर मेजर जो हमारे हमसाया मुल्क भारत में, मैं बार बार आप फिर कहेंगी कि मैं हमसाया मुल्क, पर हमसाया मुल्क की मिसाल तो देनी है। तो हमसाया मुल्क में ये है कि अगर वहाँ पे अगर आप कोई घर बनाते हैं तो आपका नक्शा अप्रूव होने से पहले उसमें वो आपको जितनी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए उसकी कैपेसिटी के मुताबिक उतना सोलर आपने इंस्टॉल करना है, तो आपका नक्शा पास होगा। ऐसे ही तो पाकिस्तान में ऐसी प्लानिंग नहीं की गई, जिसकी वजह से शदीद बहरान है। सर, आप हमसाया ममालिक की बात कर रहे हैं, सिर्फ एक हमसाया मुल्क की हम बात करें तो वहाँ गवर्नमेंट फैसिलिटेट कर रही है सोलर पैनल्स के हवाले से अगर बात की जाए। क्या हमारी गवर्नमेंट इतनी पावर रखती है कि वो आवाम को फैसिलिटेट करेगी, या वहाँ भी आवाम का गला दबाया जाएगा कि आप ही पेएबल हैं? मेरा ज़ाती तौर पे ये ख्याल है कि पंजाब गवर्नमेंट में तो कुछ स्कीमें मुतारिफ करवाई गई हैं मरियम नवाज साहिबा की जानिब से, जिसमें सोलर पैनल जो हैं वो काफ़ी ना सिर्फ इंस्टॉलमेंट पे भी दिए जा रहे हैं, बल्कि बहुत कम रेटों पे दिए जा रहे हैं, बल्कि कुछ जो बहुत गरीब सार्फिन हैं उनको तो फ्री भी मुहैया किए जा रहे हैं, जिनके मेरे ख्याल 200 यूनिट या 100 यूनिट का शायद है, मुझे क्राइटेरिया याद नहीं है। अब दूसरी बात ये कि पाकिस्तान की जो हुकूमत है, इसके हवाले से मैंने सुना कि प्राइम मिनिस्टर इस पर बड़ा दिन रात, एनर्जी सेक्टर और मिनिस्ट्री और प्राइम मिनिस्टर इस पर दिन रात काम कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान को ज़्यादा से ज़्यादा सोलर पे शिफ्ट कर लिया जाए। अब नून लीग का जो सर्वाइवल है वो बिजली से आवाम को बचाएंगे तो ही सर्वाइवल है, अदरवाइज नून लीग का सर्वाइवल नहीं होगा। तो ये बात उनके थिंक टैंक्स तो ऐसी भी आ रही हैं कि IMF ने 10 जुलाई के बाद से बिजली और गैस दोनों की कीमतों में इजाफे की जो है वो, अच्छा, IMF ने बिजली की कीमतों का तो सीन ये है कि अब इतनी आम बात हो गई है, आप तो 10 जुलाई की बात कर रही हैं, मेरे ख्याल में तो हर दूसरे दिन बिजली की कीमत बढ़ जाती है और हम बॉदर ही नहीं करते। वो पता हमें तब चलता है जब बिल आते हैं। और मैंने ये सुन रखा है कि अब हाल ही में भी मेरे ख्याल परसों शायद 5 रुपए कुछ पैसे फी यूनिट बढ़ा है, फिर टैक्सेस बढ़ाए गए हैं। अब मेरा ज़ाती तौर पे ये ख्याल है कि अब जुलाई के जो बिल आएंगे इस पे तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की जो अवाम है, मेजॉरिटी लोग जो हैं, जो सफ़ेद पोश तबका है, उसके साथ बड़ी ज्यादती होगी। नवीद चौधरी साहब, सर आपको क्या लग रहा है, अभी जिस तरह से फैसल भट्ट साहब बात कर रहे हैं कि आने वाला वक्त यकीनन बहुत चैलेंजिंग है, दूसरी जानिब पेट्रोल की कीमतों से तमाम चीज़ों की कीमतों को एसोसिएट किया जाता है कि एक मरतबा पेट्रोल की प्राइसेस इंक्रीज होती हैं, सारी चीज़ों की प्राइसेस में इंक्रीमेंट लग जाता है कि अब पेट्रोल बढ़ गया इसलिए फलां चीज़ बढ़ गई है, आज सब्जी महंगी इसलिए हुई है क्योंकि पेट्रोल प्राइसेस इंक्रीज हुई हैं। तो आम अल्फाज में अगर कहा जाए, एक पेट्रोल पे हम अगर काबू पा लें, इसकी कीमतों को कंट्रोल कर लें, तो बाकी महंगाई के जिनको भी शायद कुछ अरसे तक काबू किया जा सकता है। देखिए, पेट्रोल जो है वो हमारी प्रोडक्शन है नहीं। ये आवाम को समझाने वाली बात है कि हम इंपोर्ट करते हैं,
जब हम इंपोर्ट करते हैं तो आलमी मार्केट में कीमतों का तयन का एक फार्मूला मौजूद है, ठीक, और उसके तहत उसका कीमतें आ जाती हैं, और उसके बाद फिर हमने फैसला करना होता है कितना जाना है कितना नहीं आना। मैं फैसल भट्ट साहब की बात को आगे बढ़ाऊंगा। देखें, हमें जो एक तो हमें जो चीन की जो कंपनी है BYD वो आ रही है, वो गाड़ियां चली जाएंगी सारी की सारी बहुत ज्यादा बड़ी तादाद में इलेक्ट्रिक, वो बैटरी पर चलेगी। उसके बाद हमारा ये जो तेल का खर्चा है इसमें बहुत ज्यादा कमी आ जाएगी। एक पहलू ये, ठीक है। दूसरा अहम पहलू ये करने से कि अगर आप सोलर पे चले जाते हैं तो उसके दो फायदे हैं, एक नहीं। पहला फायदा तो ये है कि आपका बहुत बड़ा खर्चा, जिसे हम कहते हैं इंपोर्ट बिल, देखिए बहुत बड़ा सेल जो है वो अरबों डॉलर में आता है, वैसे ही है। आपका इंपोर्ट बिल ड्रास्टिक उसमें कमी आएगी। फिर ये माहौल दोस्त हो गया, माहौल दोस्त, कोई इसमें किसी किस्म की पोल्यूशन नहीं है। आपने प्लेटें सोलर की अपने घर की छत पर लगाई हैं, अल्लाह ताला का गिफ्ट है सोलर जो सिस्टम। उसके बाद जनाब सोलर सिस्टम के जरिए वो सूरज की शुआएं और बिजली, ठीक है, नीचे बैटरियां लगी हुई हैं, उसका बैकअप भी है। तो इन चीजों की तरफ आप बढ़ेंगे। काम सिर्फ 2-3 है करने के, जिसमें, और ये पुराने हैं, नई बात तो फिर कोई नहीं करूंगा, सिर्फ 2-3 काम करने के। फौरी तौर पर आप जो कार्टन्स के लिए 18 अरब डॉलर की सब्सिडी है, उसमें चले आप खत्म ना करें, भाई आप 9 अरब डॉलर कर दें, ठीक है, कितना कर रहे हैं। देखिए मैं क्लियर हूं इस हवाले से, 90 से मैंने जर्नल शुरू किया हुआ है। सारे पर चलने वाले इदारे रियासती, मैं आपको कह रहा हूँ, वो आप पर, मुझ पर, हमारे जितने पैनल के दोस्त यहाँ बैठे हैं, सब पर, मेरे पूरे पाकिस्तान में वो गर्दन तोड़ वोट है। खुदा के लिए उनकी निचकारी कर दें, वो एक तो उनकी सर्विस बेहतर हो जाएगी। अब हमने PTCL को कनेक्शन लेना हो, कैसे भागे आते हैं। एक दौर था, आपने देखा, ज़ाहिर है बिल्कुल ऐसे ही, हमारी उम्र और तजुर्बा ज्यादा। एक दौर ये था कि PTCL का कनेक्शन लेने के लिए आपको सेक्रेटरी लेवल के डिप्टी कमिश्नर, किसी रुकन कोटा होता था उनका, किस हद तक। लेकिन सर इदारों की निचकारी की आप बात कर रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन के उसूलों पर भी तो नहीं पूरा उतरा जाता ना, वहां पे भी हमारे एसेट्स बेच दिए जाते हैं। ये उसमें बुनियादी बात यह है कि पूरी दुनिया के अंदर ये सिस्टम है रेगुलेटरी अथॉरिटी। आप रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है, रेगुलेट तो गवर्नमेंट ने करना है, आप स्टेक होल्डर से बैठ के तय कर लेंगे। जब रेगुलेटरी अथॉरिटी बन जाएगी तो चीजें कंट्रोल होना शुरू हो जाएंगी। इसमें स्टेट का इस हवाले से है ना, ठीक है, हमें बहरहाल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर जाना है, नंबर 1। ठीक है, नंबर 2, रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है मजबूत बनानी है, बन जाएगी वो। स्टेक होल्डर साहब तो तय कर, ये इसमें ये चीज है, इस महकमे के अंदर ये चीज है, ये कारकुनों का। ठीक है नवीद चौधरी साहब, आप जो सजेशंस दे रहे हैं ना, मैं तरीन साहब की जानिब बढ़ना चाहूंगी। सर आपको लगता है कि ये सूदमंद साबित होंगे, क्योंकि जब हम आउटसोर्सिंग की बात करते हैं वहां भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो फॉलो नहीं किया जाते, वो आप बेहतर जानते हैं। मैं अपनी नजरियाती और फिक्री एतबार से हमेशा निजकारी के खिलाफ रहा हूँ। सही, मैं जब स्टूडेंट था, मैं उस वक्त भी लड़ रहा था, मैं आज भी लड़ रहा हूँ, मैं निजकारी के कभी हक में नहीं रहा। आपको सरकारी इदारों को बेच रहे हैं कोड़ियों के भाव। डॉक्टर कैसर बंगाली साहब का मैंने इधर ही इसी अपने प्रोग्राम में ये सच के लिए इंटरव्यू किया था, वो अभी यूट्यूब पे पड़ा हुआ है। उन्होंने ये कहा था कि लोगों को मुलाजमतें देने से ना तो PIA खसारे में जा सकता है, नुकसान में जा सकता है, ना स्टील मिल जा सकता है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है उन इदारों में जो करप्शन होती है, वो जो बड़े बड़े लोग, किसी आदमी को 20,000 40,000 की नौकरी देने से कुछ नहीं होता, गरीब आदमी को। अब जितने माजी में जो किए गए हैं, माजी में जो बैंक बेचे गए हैं, उन बैंकों के असासे देख लें और जितने में वो गए हैं, किसी दिन आप रखें इस पे प्रोग्राम, मैं सारी अदादो शुमार कि वो बैंक कितने पे गए। PTCL कैसे निजकारी हुई जनाब, जनाब मुशर्रफ के जमाने में यही अवैस लगारी साहब जो आज वाटर एंड पावर के मिनिस्टर हैं, बिजली के मिनिस्टर हैं, इनको एक दिन के लिए मिनिस्टर बना के और ये निजकारी कराई गई थी और इमरजेंसी तौर पर कराई गई थी, ठीक है। और इस पे अवैस लगारी साहब का भी एक इंटरव्यू मौजूद है जो उन्होंने किन हालात में हुई थी। बात यह है कि आप पूरा पाकिस्तान भेज दें, पूरे पाकिस्तान के भेजने, मसाइल नहीं हल होंगे। मसाइल हल करने चाहिए ना कि इनको बेहतर कैसे बनाना है। इन इदारों को देखें, मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं फौलाद के बादशाह हैं, पूरी दुनिया में उनका लोहा माना जाता है, ठीक है। अब क्या बात है कि इत्तेफाक फाउंड्री तो चल रही है बहुत बेहतर और पाकिस्तान स्टील नहीं चल रही। तो बात यह है कि ये जो हुक्मरान क्लास है, इनके अपने जो मफादात हैं, इनकी अपनी जो सोचें हैं, उनमें तब्दीली की जरूरत है। वहीं पे बात आती है कि अगर ये तमाम तर चीजें रेगुलराइज हो जाएं तो फिर
बेहतरी आ सकती है। फैसल भट्ट साहब, आपसे हम चाहेंगे कि क्लोजिंग रिमार्क्स लें। सर, ओवरऑल आउटसोर्सिंग का जिक्र भी हो रहा है, बजट बहस भी हो रही है, महंगाई का जिन भी काबू करने की बातें हो रही हैं, कोई एक मशवरा ऐसा दे दे सर कि जिस पर हुकूमत अमल दरामद कर ले और आवाम की फलाह बहबूद के लिए आवाम को कोई रिलीफ मिल जाए आने वाले वक्त में। मैं आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से एक ही पैगाम देना चाहता हूँ कि हुकूमत ने इंतहाई जुल्म और ज़्यादती वाला काम किया है। जो ब्यूरोक्रेट्स और फ़ौजी सिटिंग फ़ौजी अफसरान और रिटायर्ड फ़ौजी अफसरान, इन पर प्रॉपर्टी टैक्स लागू नहीं किया और बाकी अवाम पे किया। मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान में DHA सबसे बड़ी मंडी है प्रॉपर्टी की ख़रीदो फ़रोख्त की, और उसमें जो लोग सारी सेल परचेज़ करते हैं वो यही ब्यूरोक्रेट्स और ये करते हैं, फ़ौजी अफसरान जो हैं रिटायर्ड। मेरा ये ख्याल है कि इन हुकूमत को असर नौ अपने इस कानून या इस शिक का जायज़ा लेना चाहिए और आवाम को बाकी लोगों को भी अवाम की तरह ही ट्रीट करना चाहिए। या उनसे भी टैक्सेस खत्म कर दें तो या उन पे भी टैक्सेस लगा दें। यहाँ एक बात फैसल भट्ट साहब की बात हुआ आगे मैं बढ़ाऊंगा। आपको याद है एक प्रोग्राम में मैंने कहा था कि जो है ना, दो आसमान है, एक नीला आसमान है, एक पीला आसमान है। नीला आसमान हम गरीबों के सर पे है, पीला आसमान पे ये सारे जर्नैल, ब्यूरोक्रेट्स और ये प्रॉपर्टी टाइकून जी हैं। ये उसकी मिसाल ये जो भट्ट साहब ने दी है कि वहां पर कुछ नहीं है और गरीब आदमी के लिए अगर वो कोई जिंदगी में एक प्लाट लेके बेचता है चले तो सर, उसके टैक्स अब की हम दुआई भरमार कर सकते हैं कि जिस तरह से सजेशन सामने आ रही हैं, क्या पता हुकूमत गौर करे और आवाम के लिए कोई रिलीफ पैकेज की अनाउंसमेंट जल्द अज जल्द हो जाए। अपने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जिन्होंने अपने कीमती वक्त और कीमती तजिए से आगाह किया, और नाज़रीन आपसे इजाज़त लेंगे अल्लाह के बाद।